हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक आईपीओ, एक नहीं सॉरी दो भी नहीं, 5 आईपीओस को। यस, 5 आईपीओस को एक साथ रिव्यू करने वाले हैं बिकॉज 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आपके पास ये 5 आईपीओ ओपन रहेंगे जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इन 5 आईपीओस को कंपेयर करके हम एट लास्ट ये देखेंगे कि कौन सा आईपीओस आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं और कौन से आईपीओ में अप्लाई करके आपको मैक्सिमम लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। 5 आईपीओस जो आ रहे हैं, सबसे पहला सनातन टेक्सटाइल्स, सेकंड ममता मशीनरीज, थर्ड ट्रांसरेल राइटिंग, फोर्थ कॉनकॉर्ड एंड द फिफ्थ वन इज डैम कैपिटल। सनातन टेक्सटाइल्स कंपनी का काम है यार्न बनाने का। यार्न यानी धागा, पॉलिएस्टर यार्न, कॉटन यार्न, टेक्निकल टेक्सटाइल्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी ये बनाते हैं। कंपनी का 1.7% का मार्केट शेयर है टेक्सटाइल सेगमेंट में। 30 सितंबर 2024 के एंड में कंपनी के पास अराउंड 3200 वेराइटीज के यार्न प्रोडक्ट्स हैं एंड 45,000 SKUs। फाइनेंशियल्स की बात करें तो 22 में कंपनी के एसेट्स थे अराउंड 1800 करोड़, 24 में हो गए अराउंड 2200 करोड़। एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। रिवेन्यू में डिप आया है। 22 में रिवेन्यू था 3200 करोड़ का और 24 में हो गया 2980 करोड़ का। बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही हैं। सो फाइनेंशियल्स ठीक हैं बट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस आईपीओ का साइज रहने वाला है 550 करोड़। ऑफर फॉर सेल रहेगा यानी 150 करोड़ जाएंगे इस कंपनी के प्रमोटर्स या इन्वेस्टर्स के पास और बचे हुए फ्रेश इशू मिलेंगे 400 करोड़ जो कंपनी में यूटिलाइज होंगे और वो पैसा यूज होने वाला है बोरोइंग को पे करने में, इन्वेस्टमेंट होगी इन्हीं की सब्सिडरी में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो ठीक है, इससे डेट कम होगा कंपनी का। द नेक्स्ट इज कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स। इस कंपनी का काम है वेस्ट वाटर एंड वेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज रिसाइकिल करना उसको सो दैट फिर से रीयूज किया जा सके। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोवाइडर है ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड ZLD सॉल्यूशन। ZLD बेसिकली स्टैंड्स फॉर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। ये भी एक क्लीनिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट वाटर आता है उसको रिसाइकिल कर सके और फिर से रीयूज कर सके। कंपनी का काम मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस का है इन प्लांट्स का एंड इवन दे इंस्टॉल कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट CBG प्लांट्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 22 में कंपनी के पास एसेट्स थे 536 करोड़ के। एसेट्स इंक्रीज हो गए, अब हो चुके हैं 627 करोड़ के। रिवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा इंक्रीज हो रहा है, नेटवर्थ भी कंपनी की इंक्रीज हो रही है, बोरोइंग्स भी साथ साथ इंक्रीज हो रही हैं बट इट इज़ मैनेजेबल बिकॉज ये जब चाहें अपनी जो नेटवर्थ है इनकी या रिजर्व्स हैं उससे बोरोइंग को पे ऑफ कर सकते हैं। सो ये इतना बड़ा अभी कंसर्न नहीं है। ये आईपीओ रहने वाला है अराउंड 500 करोड़ का जिसमें से 325 करोड़ जाएंगे इन प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स के पास एंड फ्रेश इशू मिलेगा 175 करोड़ का जो ये कंपनी यूज़ करने वाली है अपनी सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट के लिए। इसी प्लांट की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाले हैं एंड जो थर्ड, इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है बिकॉज इट इज़ अ वर्किंग कैपिटल एक्सटेंसिव इंडस्ट्री। काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनरी लगती हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होती हैं। सो उसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ये फ्रेश इशू वाला जो पैसा है वो यूज़ किया जाएगा। द थर्ड आईपीओ इज ऑफ ममता मशीनरीज। इस कंपनी का काम है मैन्युफैक्चर करना और एक्सपोर्ट करना प्लास्टिक बैग्स एंड पाउचेस को बनाने वाली मशीन्स को। ये मशीन्स को बनाती हैं जो आगे चल के वो मशीन्स अपने प्लास्टिक बैग्स और पाउचेस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। साइड एंड बॉटम सील बैग मेकर्स हैं ये, यूनिवर्सल मशीन्स डेवलप करते हैं, सेंट्रल सील एंड 3 सील पाउच मेकर्स। ऐसी बड़ी बड़ी मशीनरीज को बनाने का इस कंपनी का काम है जो ये फर्दर इंडिया में डोमेस्टिक एज वेल एंड अब्रॉड में एक्सपोर्ट करते हैं। की प्रोडक्ट्स जो है इनके बैग एंड पाउच मेकिंग मशीन्स हैं, पैकेजिंग मशीन है एंड को एक्सट्रूजन ब्लोन फिल्म मशीन्स है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 22 में कंपनी के पास एसेट्स थे अराउंड 216 करोड़ के जो 24 में हो गए 237 करोड़ के। रिवेन्यू भी इंक्रीज हो रहे हैं, ईयर टू ईयर बेसिस पर प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है और नेटवर्थ भी कंपनी की इंक्रीज हो रही है। बोरोइंग्स भी इंक्रीज हो रही है, नोट इंक्रीज पहले 22 में थी अराउंड 21 करोड़ की, फिर 18 करोड़, फिर 11 करोड़। सॉरी, बोरोइंग्स कम हो रही हैं ईयर टू ईयर बेसिस पर जो काफ़ी अच्छी बात है। आईपीओ का साइज रहने वाला है अराउंड 179 करोड़ बट द होल आईपीओ इज ऑफर फॉर सेल। कुछ भी पैसा कंपनी में यूज नहीं होगा, सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। सो आईपीओ के फंड्स की यूटिलाइजेशन का क्या ही डिस्कशन करना। द नेक्स्ट आईपीओ इज ऑफ डैम कैपिटल एडवाइजर्स। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट बैंक इन इंडिया बाय द रेवेन्यू, नॉट बाय द AUM. It is one of the leading investment bank in India with 12.1% market share based on the number of IPO offerings. कंपनी के पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में डील करते हैं, ये मर्जर एंड एक्विजिशंस में हेल्प करते हैं, प्राइवेट इक्विटी, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एडवाइजरी एंड इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 22 में कंपनी के पास एसेट्स थे 166 करोड़ के, देन 1200 करोड़ एंड देन 214 करोड़। रिवेन्यू भी 94 करोड़ से 85 करोड़ हुआ, देन 182 करोड़।
प्रॉफिट भी। सो जो 23 का फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी फाइनेंशियल एंट्रीज करी गई हैं, ट्रांजैक्शंस हुई हैं या एडजस्टमेंट्स हुई हैं जिसके बेस पे जो 23 का फाइनेंशियल ईयर है ये बिल्कुल ही अलग फिगर्स यहाँ पर दे रहा है। सो उसकी हमें एक इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी कि ये ऐसी क्या ट्रांजैक्शंस थी जिसके कारण एसेट्स इतने ग्रो हुए, फिर रिवेन्यू में डिप आया, प्रॉफिट में डिप आया। हो सकता है कंपनी ने डिविडेंड्स पे करे हों, उस केस में भी ऐसा हो सकता है। बोरोइंग्स कंपनी की इंक्रीज हो रही हैं, अराउंड 1.4 करोड़ थी 22 में, अब हो चुकी है 4.93 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 5 करोड़। आईपीओ का साइज रहने वाला है 840 करोड़ एंड द होल अमाउंट इज गोइंग विद द प्रमोटर्स एंड द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफर फॉर सेल है, कुछ भी फ्रेश इश्यू नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ आने से पहले ही बहुत कम है, दैट इज अराउंड 45.88%। और पीई रेशियो की बात करें तो जो ये आईपीओ आ रहा है इट इज कमिंग एट द वैल्यूएशन ऑफ 28, जबकि इसके कंपेटिटर्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, इन सब की वैल्यूएशन कंपैरेटिव टू दिस कंपनी इज क्वाइट लो। सो जो ये आईपीओ आ रहा है ये डेफिनेटली वैल्यूएशंस के थोड़े हायर साइड पर है और जो इसके कंपिटिटर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ा नाम है, आईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल। सो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक हो सकता है इस कंपनी के आईपीओ के लिए। द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज ट्रांसरेल लाइटिंग। ये एक इंडियन ईपीसी कंपनी है। ईपीसी इज फॉर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। इस कंपनी का जो मेन फोकस है दैट इज टुवर्ड्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, और उसके साथ साथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी हैं जिसमें ये मैन्युफैक्चर करते हैं लेटाई स्ट्रक्चर, मोनोपोल्स एंड कंडक्टर्स, जो ये सब यूज होते हैं इसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन के लिए। जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है इट हैज डन अराउंड 200 प्लस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स और 30 जून 2024 को डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली जो इन्होंने अराउंड 30,000 CKM की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस कंप्लीट कर दी हैं। CKM बेसिकली यूनिट है सर्किट किलोमीटर्स की, जो इसी ट्रांसमिशन लाइन में यूज होती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 22 में कंपनी के फाइनेंशियल्स थे अराउंड 2,841 करोड़ के, देन हो गए 3,400 करोड़ के एंड 24 में 4,600 करोड़ के। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है एसेट्स में। रिवेन्यू की बात करें वो भी ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है और नेटवर्थ भी कंपनी की ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रही है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो वो ऑलमोस्ट स्टेबल है, 600-650 करोड़ के बीच में इस कंपनी की अभी बोरोइंग चल रही है। बट जो कंपनी की नेटवर्थ है दैट इज अराउंड 1,000 या 1,200 करोड़। सो अभी बैलेंस्ड है, ये पे कर सकते हैं अपनी बोरोइंग्स को जब भी चाहें। और आईपीओ की इश्यू साइज की बात करें वो है 838 करोड़ का, जिसमें से ऑफर फॉर सेल है 438 करोड़ और बचे हुए जो 400 करोड़ है वो यूज होंगे कंपनी की फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। सो ऑलमोस्ट 50% पैसा कंपनी में जाएगा और 50% जाएगा कंपनी के प्रमोटर्स के पास। इन सभी आईपीओज में अराउंड 14,000 to 15,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नाउ द मेन क्वेश्चन, इन 5 आईपीओज में सबसे स्ट्रॉन्ग आईपीओ कौन सा है जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, और कौन से ऐसे आईपीओज हैं जिसमें आपको अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स आर वेरी डायनेमिक इन नेचर, ये हर रोज चेंज होते हैं, जीएमपी पे डिपेंड करते हैं, मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड क्या चल रही है इन स्टॉक्स की उस पर डिपेंड करते हैं, और इनफैक्ट मार्केट के डायनेमिक्स पे भी डिपेंड करते हैं। सो आज लिस्टिंग गेन कुछ हो सकता है, कल कुछ और हो सकता है, और जिस दिन ये फाइनली लिस्ट हो सकता है उस दिन लिस्टिंग गेन्स बिल्कुल ही अपोजिट हो। सो ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं और एक्सपेक्टेशन कभी पूरी होती हैं और कभी नहीं। सो किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी स्टडी जरूर कीजिए, अपने रिस्क एपेटाइट को चेक कीजिए और उसके बाद ही किसी आईपीओ को सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हम देखेंगे तो जो सबसे पहला आईपीओ है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दैट इज द ट्रांसरेल लाइटिंग। ट्रांसरेल लाइटिंग क्यों मैंने सेलेक्ट किया है, बिकॉज जो इसका सेक्टर है, कंपनी का जो काम है, इट इज़ एवरग्रीन। इंडिया का फोकस या वर्ल्ड का फोकस आज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक रेल्स की तरफ है और ये कंपनी वही काम करती है। सो कंपनी की ग्रोथ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर उसको एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर मिलता है और वो सेक्टर भी ग्रो करता है। और नो डाउट कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले रेल स्टॉक्स में जो रैली देखी गई, अगर वैसी ही रैली इस स्टॉक में देखने को मिले तो क्या बात है। तो आप इस स्टॉक को ज़रूर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर रख सकते हैं फॉर द इन्वेस्टिंग पर्पजेज। द नेक्स्ट आईपीओ इज ऑफ ममता मशीनरी। ये कंपनी का भी काम अच्छा है, मशीनरी इसका है, काम चलता रहने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। नो डाउट इसमें मार्जिन्स थोड़े कम होते हैं बट ये इंडस्ट्रीज जनरली चलती रहती हैं। सो उस बेसिस पे इसको सेकंड प्रेफरेंस दी गई है एंड फाइनेंशियल इस कंपनी के भी अच्छे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है। नो डाउट मार्जिन्स कम है बट दैट इज ओके। जो थर्ड है दैट इज डैम कैपिटल।
सेक्टर इस कंपनी का भी अच्छा है, इक्विटी ब्रोकिंग ये सब मर्जर एक्विजिशन एक एवरग्रीन पार्ट है, जैसे ही कंपनीज चल रही हैं उसमें ये सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं। आईपीओज आप देख रहे हैं 5 आ रहे हैं एक वीक में। सो इस कंपनी का भी काम नो डाउट अच्छा है, बट इस कंपनी के अभी फाइनेंशियल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो इसको थर्ड प्रेफरेंस दी गई है। कॉनकॉर्ड एंड सनातन, कॉनकॉर्ड एंड वायरो सिस्टम्स जो है उसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑल्दो काम अच्छा है, वेस्ट वाटर एंड वेट वाटर ट्रीटमेंट का है तो ये भी चलता ही रहना है, बट इसके फाइनेंशियल्स अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड द लास्ट वन इज सनातन टेक्सटाइल्स, उसका रीजन इसके फाइनेंशियल्स हैं और सेक्टर्स हैं। अब बात करें अगर लिस्टिंग गेन्स की, किस आईपीओ में आपको सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस है लिस्टिंग गेन्स के लिए दैट इज ममता मशीनरी। इसमें अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम सबसे ज्यादा चल रहा है, अराउंड 80% का। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट स्टेबल रहती है और इसका जीएमपी भी यहीं कहीं स्टेबल रहता है तो आपको 70 to 80% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लिस्टिंग गेन्स आर वेरी डायनेमिक इन नेचर, इसके बेस पे डिसीजन बहुत सोच समझ के लें। द नेक्स्ट वन इज ऑफ डैम कैपिटल, इस पे अराउंड 50% का जीएमपी चल रहा है, और फिर ट्रांसलेट लाइटिंग जिसमें अराउंड 40% का जीएमपी अभी मार्केट में चल रहा है। सो किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार इनकी डिटेल्ड स्टडी जरूर कीजिए। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।